Mr. Junjunwala, what will be your advice to the Robinhood investors? मैं लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट आता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। हर्षद मेहता शायद इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे पहले बिग बुल थे, लेकिन उनके बाद अगर कोई इस टाइटल को पा सका है तो वो है राकेश झुनझुनवाला। हालांकि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो कंगाली की कगार पर थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पार किया और अपने जीवन में बहुत ही ऊंची सफलता हासिल की। जब 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया को छोड़कर गए, शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन। Few hours ago, we told you of the death of the investor on Wall Street, one of our country's biggest business forces, Rakesh Jhunjhunwala. तब उनकी नेटवर्थ $5.8 बिलियन यानी कि करीबन 45,000 करोड़ रुपए थी। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 39 साल पहले महज कुछ 100 रुपए लेकर निकला 25 साल का लड़का एक दिन इंडियन स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा किंग बन जाएगा। हमारी कहानी शुरू होती है राकेश झुनझुनवाला के जन्म से। इनका जन्म हैदराबाद में एक इनकम टैक्स ऑफिसर राधेश्याम के घर पे हुआ था। राकेश राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाली एक मारवाड़ी फैमिली से थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे झुनझुनवाला लगा हुआ है। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इसीलिए इनके घर में स्टॉक मार्केट की बातें होती रहती थी, जिससे राकेश का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट जागा। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने न्यूज़पेपर में स्टॉक से जुड़ी खबरें पढ़ना शुरू कर दिया था। तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी किस्मत स्टॉक मार्केट की कलम से ही लिखी जाएगी। लेकिन एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ऐसे सपने को पूरा करना आसान नहीं होता। आधी जिंदगी तो परिवार की ख्वाहिशें पूरी करने में ही निकल जाती हैं। राकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने पिता को अपने स्टॉक मार्केट ड्रीम के बारे में बताया तो पहले तो उन्हें डांट पड़ी और उन्हें केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा गया। राकेश ने मुंबई के सिडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। हाँ, ये वही कॉलेज है जिससे भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला ने भी अपनी पढ़ाई की थी। स्टॉक मार्केट में शुरुआत। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद राकेश ने अपने पिता से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे मांगे। बाकी पेरेंट्स की तरह ही राधेश्याम जी ने भी साफ साफ मना कर दिया और कहा कि जो करना है अपने पैसे से करो। साथ ही उन्होंने राकेश को सलाह दी कि कभी भी परिवार या दोस्तों से पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में मत लगाना। राकेश की मां तो यहाँ तक कहती थी कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। पढ़ाई खत्म करने के बाद राकेश के पास खुद के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपनी सेविंग्स देखी तो उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। पैसे कम होने के कारण उन्होंने उन क्लाइंट से कांटेक्ट करना शुरू किया जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें उस समय के फिक्स डिपॉजिट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा किया, जो कि 12-13% था। इस तरह उन्होंने एक लेडी से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जुटाई। उनके बड़े भाई ने भी कुछ और क्लाइंट्स लाकर दिए, जिससे उन्हें स्टॉक मार्केट में दांव खेलने के लिए करीबन 10 लाख रुपए मिल गए। शुरुआती सफलता। स्टॉक मार्केट में एंट्री के सिर्फ 1 साल बाद यानी कि 1986 में राकेश ने अपना पहला प्रॉफिट कमाया। उन्होंने 43 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे, जो सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 143 रुपए पहुंच गए। इस एक ट्रेड से राकेश ने पूरे 5 लाख रुपए कमाए, जिससे कि स्टॉक मार्केट में उनका ये कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने करीबन 20 से 25 लाख रुपए की कमाई की। जिस लड़के के पास कुछ साल पहले तक सिर्फ 5,000 रुपए थे, उसने 55 लाख रुपए का पहला टैक्स भरा। लेकिन ये तो राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी का ट्रेलर मात्र था। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। सेसा गोवा पर बड़ा दांव। 1989 में भारतीय इंडस्ट्री में तेजी थी और आयरन ओर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रिसेशन के कारण भारत की कंपनी सेसा गोवा को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। सेसा गोवा के स्टॉक की कीमत 25 रुपए प्रति शेयर तक गिर चुकी थी और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसे बेच रहे थे। तभी राकेश ने इसे एक बड़ा मौका समझा और करीबन 1 करोड़ रुपए लगाकर सेसा गोवा के 4 लाख शेयर्स खरीद लिए। ये एक हाई रिस्क मूव था, क्योंकि 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए उनकी अब तक की पूरी कमाई थी और बाकी के 50 लाख रुपए उन्होंने उधार लिया हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। राकेश का फैसला सही साबित हुआ और कुछ ही समय में सेसा गोवा के स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए, जिससे 1989 में उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ को टच कर चुकी थी। सबसे अच्छे से सीखना। आप सोच रहे होंगे कि राकेश को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिला। इसका जवाब जानने के लिए हमें 1985 में जाना होगा, जब राकेश ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा था। इस दौरान मुंबई की दलाल स्ट्रीट में राकेश की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मानते थे, राधा किशन दमानी। आज दमानी अपनी सुपरमार्केट चेन डी-मार्ट के साथ भारत की रिटेल इंडस्ट्री के किंग बन चुके हैं। राधा किशन दमानी के पिता शिव किशन जी दलाल स्ट्रीट में काम करते थे, जबकि दमानी बॉल बियरिंग का बिजनेस संभालते थे। अपने पिता की मौत के बाद दमानी ने भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया। दमानी के साथ पार्टनरशिप।
दलाल स्ट्रीट पर भारत के दो सबसे महान इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी की मुलाकात हुई थी। उनकी केमिस्ट्री भी काफी जबरदस्त थी। राकेश को बोलने का शौक था तो दमानी को सुनने का। दमानी ने राकेश को स्टॉक मार्केट के दांव-पेच सिखाए। 1985 से 1989 के बीच इन दोनों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके जबरदस्त पैसे कमाए और बाद में दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मानेक के साथ मिल गए। निष्कर्ष, इस पार्टनरशिप और उनकी सफलता की कहानियों ने राकेश झुनझुनवाला के इंडियन स्टॉक मार्केट में लीजेंडरी स्टोरी की नींव रखी। 5,000 रुपए से लेकर बिलियनियर इन्वेस्टर बनने तक का उनका सफर उनके स्किल्स, डिटर्मिनेशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी का प्रमाण है। उनकी प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सही मानसिकता, मार्गदर्शन और दृढ़ता के साथ सबसे बड़े सपने भी सच हो सकते हैं। अगर आपने स्कैम 1992 देखा है जो हर्षद मेहता पर आधारित है तो शायद आप मनु मनेक के नाम से परिचित होंगे। वो भारतीय स्टॉक मार्केट में बियर कार्टेल का लीडर था और इतना पावरफुल था कि पूरा मार्केट उनके इशारों पर चलता था। लेकिन फिर उनकी टक्कर हर्षद मेहता से हुई जिसने मार्केट में ऐसा बुल रन शुरू किया कि मनु मनेक को भारी नुकसान हुआ। अगर आप बुल और बियर मार्केट के शब्दों से कंफ्यूज हैं तो आइए मैं आपको इसे बेहद ही आसान भाषा में समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। कुछ लोग स्टॉक्स की कीमत बढ़ने पर पैसे कमाते हैं, इसे बुल मार्केट कहते हैं। दूसरे लोग स्टॉक्स की कीमत गिरने पर पैसा कमाते हैं जिसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। और जब स्टॉक्स की कीमत लगातार गिर रही होती है तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। राकेश और दमानी ने मनु मनेक के साथ जुड़ने के बाद शॉर्ट सेलिंग शुरू की, लेकिन हर्षद मेहता ने बैंकों से पैसे निकालकर मार्केट को गिरने नहीं दिया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। फिर 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया जिसकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए थी, जिससे भारतीय स्टॉक मार्केट हिल गया। राकेश झुनझुनवाला ने इस मौके का फायदा उठाया और शॉर्ट सेलिंग करके 30 से 35 करोड़ रुपए कमा लिए। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने इसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग से दूरी बना ली। राकेश जानते थे कि हर्षद मेहता स्कैम के कारण मार्केट कुछ समय के लिए नीचे गिर जाएगा, लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा और इसे कोई बियर कार्टेल नहीं रोक सकता। उनकी ये बात सही साबित हुई। 1990 के दशक में जो सेंसेक्स करीबन 1,000 पॉइंट पर था वो आज 74,000 पॉइंट्स को पार कर चुका है। ये हमें सिखाता है कि स्टॉक मार्केट लंबे समय में हमेशा बढ़ता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझने में दिक्कत होती है तो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर से लिए गए हैं। ये एक सेफ फंड माना जाता है क्योंकि इसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये टॉप 50 स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। दूसरा है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। इस फंड में नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री की टॉप 30 कंपनियां शामिल हैं। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज की डिमांड अच्छी इकोनॉमी के साथ बढ़ती है और खराब इकोनॉमी के साथ घटती है, जिससे वो ज्यादा वोलेटाइल होती हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज इकोनॉमी पर निर्भर नहीं करती है और स्थिर रहती है, जैसे कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट और बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स का उपयोग आप इकोनॉमी की स्थिति के बावजूद करते हैं। नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री में कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन और टेक्सटाइल शामिल हैं। इन 7 सेक्टर्स की टॉप 30 कंपनियां इस इंडेक्स का हिस्सा होती हैं। इस इंडेक्स में 42% फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, 20% कंज्यूमर सर्विसेज, 20% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और 12% टेलीकम्युनिकेशन का शेयर है। अगर आप अलग अलग इंडेक्स के रिटर्न्स देखें तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का 15 साल का CAGR 17.66% है। निफ्टी 50 इंडेक्स का 15.40% है। निफ्टी 500 इंडेक्स का 16.41% और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का 15.2% है। लेकिन याद रखें, पिछले रिटर्न्स भविष्य की रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इस चार्ट से पता चलता है कि 2 ही बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स निफ्टी 50 से ज्यादा गिरा हो। अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 और जनवरी से अप्रैल 2023। इस इंडेक्स का मौजूदा PE रेशियो 19.3 है, जबकि 10 साल का औसत 24.4 और 5 साल का औसत 23.5 है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, जिससे इन इंडेक्स में ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप स्थिर रिटर्न चाहते हैं जिसमें रिस्क भी कम हो तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है। 1992 में मनु मानेक से अलग होने के बाद राकेश झुनझुनवाला ने रारे एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। रारे नाम RA राकेश और RE रेखा यानी कि राकेश की पत्नी के नाम से लिया गया था, जिनसे उन्होंने 1987 में शादी की थी।
एक इंटरव्यू में राकेश ने अपनी पत्नी रेखा के बारे में एक दिलचस्प कहानी शेयर की थी। रेखा एक अमीर परिवार से थी जहां एसी और कार जैसी सारी सुविधाएं थी, जबकि राकेश के घर में एसी भी नहीं था, जिससे रेखा अक्सर पूछती थी कि हमारे घर में एसी कब लगेगा। 1990 में जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और मधु दंडवते फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय बाजार बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। राजीव गांधी की मौत के बाद नए सरकार ने कठिन परिस्थितियों में गठन किया था और इन्वेस्टर्स को 1990 के यूनियन बजट पर भरोसा नहीं था। डर था कि ये बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से शेयर बाजार तेजी से गिर रहा था और अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते में बेचे जा रहे थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला का मानना अलग था। उन्हें पता था कि वीपी सिंह एक बिजनेस परिवार से आते हैं और ऐसा बजट नहीं लाएंगे जो बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। तो जिस दिन बाजार सुबह 6 बजे खुला, राकेश ने ट्रेडिंग शुरू की और जब बाजार 9 बजे बंद हुआ, उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ से 20 करोड़ हो गई। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक एसी खरीदा था। राकेश के पास वैसे तो पहले भी एसी खरीदने के पैसे थे, लेकिन उन्होंने ये कहानी इसलिए शेयर की ताकि ये बताया जा सके कि बचत को खर्च करने के बजाय उन्हें समझदारी से निवेश करें और उन निवेशों से हुए मुनाफे से अपनी इच्छाओं को पूरा करें। अब रारे एंटरप्राइज की बात करते हैं, जिसे राकेश और रेखा के स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। इस कंपनी ने राकेश के ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ बदलाव को चिन्हित किया। क्या वो इस नए अप्रोच में सफल रहे? जानने के लिए हम 2003 में चलते हैं, जब राकेश ने टाइटन के 4 करोड़ से ज्यादा शेयर 40 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। जल्द ही टाइटन का शेयर प्राइस 880 रुपए को पार कर गया, जिससे उन्हें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ। लेकिन उन्होंने अपने शेयर नहीं बेचे क्योंकि उन्हें टाइटन की क्षमता पर भरोसा था। लेकिन फिर टाइटन का शेयर प्राइस 80 रुपए तक गिर गया, जिससे कि उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद राकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया कि जब हालत खराब हो तो कभी कभी सबसे अच्छा यही होता है कि बेहतर दिनों का इंतजार किया जाए। राकेश को अपने फंडामेंटल एनालिसिस, टाइटन के मजबूत बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट पर विश्वास अटूट था। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जीवन भर टाइटन के शेयर नहीं बेचे। आज उनका परिवार अभी भी टाइटन का 5.1% हिस्सा रखता है, जिसे उन्होंने 40 रुपए में खरीदा था, जो अब एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, जिसमें एक शेयर की कीमत 2600 रुपए से ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने लुपिन, क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज और स्टार हेल्थ जैसी कंपनियों में भी निवेश किया, जिससे कई गुना रिटर्न मिला। इस सफलता ने उन्हें बिग बुल और भारत का वॉरेन बफेट जैसा टैग दिलवाया, क्योंकि दोनों ने ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत का पालन किया। राकेश जानते थे कि टाइटन के फंडामेंटल्स मौजूद हैं और इसका शेयर प्राइस इसकी असली कीमत से बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने शेयर को होल्ड किया। हालांकि राकेश ने अपने करियर में कुछ बड़ी गलतियां भी की। उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी कि DHFL में निवेश करना। 2013 में उन्होंने DHFL में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन 2019 में कंपनी ने कई लोन डिफॉल्ट कर दिए और इसका शेयर प्राइस गिर गया। DHFL में निवेश करने से 1 साल पहले राकेश ने एक और रियल एस्टेट कंपनी DB रियलिटी में निवेश किया, जो कोविड-19 महामारी के कारण नहीं बच पाई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। आपने शायद सलमान खान के कपड़ों का ब्रांड बीइंग ह्यूमन के बारे में सुना होगा। राकेश ने जब कंपनी का शेयर प्राइस 7 रुपए था, तब उसमें 12.7% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन 2021 तक मंडाना रिटेल, जो कि बीइंग ह्यूमन के पीछे की कंपनी थी, उसका शेयर प्राइस 1 रुपए तक गिर गया, जिससे राकेश को नुकसान के साथ बाहर निकलना पड़ा। दिसंबर 2021 में राकेश ने एक लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत की, जिसका नाम आकाशा रखा गया, जिसने उनकी मौत से 1 हफ्ते पहले ही अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत की थी। राकेश को भारतीय एयरलाइन सेक्टर में बड़ा अवसर दिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी किडनी संबंधित समस्याओं और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:30 बजे उनका निधन हो गया। तो राकेश झुनझुनवाला भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके प्रिंसिपल्स हमेशा अमर रहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। उन्होंने अपना पैसा ACC, टाइटन, क्रिसिल, सीसागोवा, प्राज इंडस्ट्रीज और बिंदो फार्मा जैसी कंपनियों में लगाया। उनका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता गया और वो इंडियन स्टॉक मार्केट के एक बड़े नाम बन गए। उन्होंने हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों में लगाया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच। राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काफी सिंपल और इफेक्टिव थी। वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते थे और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते थे। उनका मानना था कि पेशेंस और डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में सबसे जरूरी है। वो हमेशा नए और उभरते हुए कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे, जो उन्हें लगता था कि फ्यूचर में ग्रो करेंगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिसर्च एंड एनालिसिस। राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था रिसर्च एंड एनालिसिस। वो हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल को अच्छी तरह से स्टडी करते थे। उन्होंने कभी बिना रिसर्च के इन्वेस्ट नहीं किया। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। राकेश हमेशा कहते थे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस चाहिए तो आपको पेशेंस रखना होगा।
शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस से घबराना नहीं चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट। राकेश झुनझुनवाला एक स्मार्ट इन्वेस्टर थे जो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन अगर आप सही रिसर्च करें और समय पर सही डिसीजन लें तो आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भी इसे शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।